डन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमन सिंह है। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ विधि तीस्ता पाठशाला में। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे होंगे कि हम आपका एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आप लोग ऐसा करिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आपसे एक विनती ये है कि आप लोग जो मेरा वीडियो देखिएगा वो फुल HD क्वालिटी में देखिएगा, यानी कि 1080 पे देखिएगा, तब अच्छा आएगा। तो आप लोग इसे जो है फुल HD क्वालिटी में ही देखिएगा, क्योंकि मैंने इस छोटे से बोर्ड पे जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट लिखी हुई हैं। ठीक है, तो मैंने ये आप लोग देखेंगे तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आता हूँ सामने, देखिए ये आपका जो टॉपिक है ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है जीवों का वर्गीकरण। देखिए हम बताते हैं कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी। देखिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि हम पूरी अर्थ पर पाए जाने वाले डिफरेंट टाइप के जो जीव हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, उनके बारे में भी जानकारी हमको होनी चाहिए। ठीक है, तो करीबन लाखों स्पीसीज हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि हम किताब लेकर बैठे हैं सारी लाखों जीवों का अध्ययन करते रहें। तो हम लोग क्या करते हैं कि उन्हें जो है डिफरेंट ग्रुप्स में ही डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, जब डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर लेंगे तो डिफरेंट ग्रुप में जब डिवाइड करेंगे हम लोग, तब क्या होगा, यानी कि कुछ जीव ऐसे होंगे, यानी कि कुछ स्पीसीज इतनी ऐसी होंगी जिनमें कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज होंगी। तो यानी कि हमने जीवों को जो है उनकी सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटी के आधार पर जो है विभिन्न ग्रुप में जो है डिवाइड कर दिया। और डिवाइड कर दिया तो हमको ये एक प्रकार का आइडिया हो गया कि हमें जो है 10 ग्रुप में डिवाइड किए या 20 ग्रुप में डिवाइड किए। तो हमको पता है कि अब हमको इतना ही पढ़ना है, इतने ही पढ़कर हम अर्थ पर पाए जाने वाले डिफरेंट ग्रुप्स के, यानी कि डिफरेंट स्पीसीज के जीवों के बारे में जानकारी प्राप्त कर। तो हमने क्या किया है, इसके बारे में थोड़ा पता चल जाता है कि हमने 10-20 जितने भी ग्रुप हैं उनकी सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज के बेस पर जो हमने उनको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। तो हम ऐसे करके पूरी अर्थ पर पाए जाने वाले डिफरेंट स्पीसीज के बारे में, यानी कि जितने भी जीव पाए जाते हैं उनके बारे में हम जान सकते हैं, हमको जानकारी मिल सकती है। तो देखिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी कि जीवों का वर्गीकरण। आइए हम बात करते हैं आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी। देखिए ये एम है, तुम्हारा एम क्या है, ऑर्गेनिज्म को उनकी सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज के बेस पर 3 ग्रुपों में बांटा गया है। कितने ग्रुप में बांटा गया है? 3 ग्रुप में बांटा गया है। देखिए पहला क्या है, तुम्हारा फर्स्ट ऑफ ऑल है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तुम्हारा पहला कौन सा है क्लासिफिकेशन? आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, उसका बेस क्या था, यानी कि उसका आधार क्या था, आखिर वो क्यों दिया गया था, आखिर उसमें जो है क्या ऐसा देखा गया जो ये आया आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। देखिए उसमें क्या देखा गया था, केवल आखिर सबसे पहले आखिर इसने यानी कि इस आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को दिया किसने था, आखिर किसने इसको प्रपोज किया। तो इनका नाम है एक वैज्ञानिक, तो 3 है। कौन कौन? देखो पहला है अरिस्टो, यानी कि अरिस्टोटल जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं, अरस्तु। जो अरस्तु ने दिया था क्लासिफिकेशन वो था नॉन साइंटिफिक, यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसे नहीं देखा गया था। दूसरा दिया था थियोफ्रस्टस ने। दूसरा किसने दिया था? थियोफ्रस्टस ने। उनका थोड़ा साइंटिफिक था, उनका जो है थोड़ा वैज्ञानिक जो है क्लासिफिकेशन दिया था इन्होंने। और फिर तीसरे वैज्ञानिक आए थे कैरोलस लीनियस। और थर्ड वैज्ञानिक कौन से थे? कैरोलस लीनियस। इन्होंने जो है साइंटिफिक बेस पर आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। अब देखिए आखिर इसका बेस क्या था? इसका बेस था केवल और केवल ऑर्गेनिज्म की मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है आकारिकी। अब देखो बात करते हैं मॉर्फोलॉजी, जब टर्म यहाँ पे आ गया है तो आखिर हम मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि हम किसी भी जीव को उसके बाहरी संरचना से देखकर जो हम डिवाइड करते हैं उसे कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं हम, जैसे आपने कुछ जीव ऐसे देखे होंगे जिनके शरीर के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई एक पपड़ी टाइप की होती है, यानी कि एक क्या बोल सकते हैं, एक पत्थर, यानी कि उनकी बॉडी के ऊपर एक कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई कवर पाया जाता है। ठीक है, जैसे तुम्हारा आ जाएगा उसमें स्नेल आ जाएगा, जिसको शंख बोलते हो बचपन में जब कभी हुआ, जब
जो मोरंग वगैरह में निकलता है, कभी कभार संग टाइप में निकलता है, ठीक है, तो उसमें जीव होता है वो, ठीक है। अब देखिए, अब ये तुम्हारा पहला कंप्लीट हो गया। दूसरी हम बात करते हैं, दूसरा सेकंड है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसे किसने दिया था, आखिर किसने आखिर प्रपोज किया था इसे? तो वैज्ञानिक थे, दो वैज्ञानिक थे, बेंथम, एक थे बेंथम और दूसरे थे हुकर। किसने दिया था? बेंथम एंड हुकर ने दिया था। अब देखिए आखिर उनका बेस क्या था, उन्होंने आखिर जीवों में क्या क्या देखा। देखो आर्टिफिशियल था उसमें तो केवल और केवल मॉर्फोलॉजी देखी गई थी, जिसे किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने दिया था और अरस्तु ने दिया था और थियोफ्रस्टस ने दिया था। अब देखिए नेचुरल सिस्टम ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें क्या आता है? आखिर बेंथम एंड हुकर ने दिया था। इसका बेस क्या था? इसका बेस था मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, फिजियोलॉजी, ऑन्टोजेनी, बायोकेमिस्ट्री एंड टैक्सोनॉमी, ठीक है। अब देखिए ये जितने भी टर्म आए हैं तुम्हारे, ठीक है, इनका सबका मैं मतलब बताऊंगा। देखिए मॉर्फोलॉजी तो हमने आपको पहले ही बता दी है क्या होता है। एनाटॉमी का मतलब होता है, देखो हमने पहले क्या बोला था कि अगर जो हम कोई भी जीव को बाहर से देखें, ठीक है, कि बाहर से देख के कैसे हैं, मोटा है या बहुत बड़ा है, लंबा है, चौड़ा है, ये सब, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब होता है हम उसके अंदर की संरचना को देखेंगे, आखिर उसके शरीर के अंदर क्या है, उसकी बॉडी के अंदर क्या है। सेकेंड हाफ, थर्ड की बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल। इसकी बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल, आखिर उसकी कोश की संरचना क्या है, यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है, प्रोकैरियोट्स है या यूकैरियोट्स है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। उसके बाद आता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का मतलब होता है कि पौधे या जीव श्वसन कैसे करते हैं, यानी कि रेस्पिरेशन, डाइजेशन यानी कि पाचन, एक्सक्रिएशन यानी उत्सर्जन, पौधे ट्रांसपिरेशन करते हैं यानी कि वाष्पोत्सर्जन करते हैं, ये कैसे होता है। पौधों में जमीन से लेकर बिल्कुल टॉप तक पानी या खाने पीने की जो है चीजों का जो है परिवहन किस प्रकार होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स एंड फूड मटेरियल्स एंड गैसेस। फिर हम इसमें अध्ययन कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस का करेंगे और डिफरेंट टाइप्स के जितने भी हमारे बॉडी ऑर्गन्स वगैरह सब हैं, इनका फिजियोलॉजी में ही अध्ययन करते हैं। धीरे धीरे जो है फिर टेक्सोनॉमी ये वगैरह, बायोटेक्नोलॉजी, ऑन्टोजेनी। देखो बायोटेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि हम उन जीवों से किस प्रकार से हम टेक्नोलॉजी का यूज करके मानव कल्याण या पौधों के लिए उपयोगी कौन कौन से हम उनकी बेटर उत्पत्ति के लिए और जो है किस प्रकार उनका अध्ययन करके उनकी सेल्स में जो सुधार वगैरह सब करके, डीएनए वगैरह में सब चेंजेस करके उनको जो है उनका जो है फर्टिलिटी, प्लांट की बात करें तो कि मैक्सिमम फर्टिलिटी। कुल कहने का मतलब ये है, बायोटेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि मानव कल्याण और पौधों के कल्याण के लिए हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके क्या करेंगे, उनमें सुधार करेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जैसे बैक्टीरिया हो गया और बैक्टीरिया हो गए, यानी कि मोस्टली बैक्टीरिया ही होते हैं। और जैसे एम्ब्रियो में कोई बीमारी टाइप की है तो टेक्नोलॉजी का यूज करके उसे जो सही किया जाता है। और जैसे तुम्हारी एंटीबॉडी हो गई और क्या बोलते हैं, बहुत सारे बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके ही जो है इंसुलिन, अब तो आर्टिफिशियल इंसुलिन काफी दिनों से बन रही है, ठीक है, तो एंजाइम्स हो जाएंगे सब, ये सब जो है बायोटेक्नोलॉजी से द्वारा ही जो है आर्टिफिशियल तरीके से जो है बनाए जाते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी से आ गया। उसके बाद क्या आता है? टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी का मतलब होता है कि जीवों को क्लासिफाई करना, उनका नाम रखना, या फिर ये जो है जैसे आम का बॉटनिकल नेम क्या है, वनस्पतिक नाम क्या है, मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका यानी कि जाति और क्या बोलते हैं, स्पीसीज और जीनस। स्पीसीज और जीनस टेक्सोनॉमी का मतलब होता है उनका नामांकन करना। आखिर कोई भी जीव का उसका नामांकन क्या है, उसकी फैमिली क्या है, किंगडम क्या है, ये सब यानी कि स्पीसीज और जीनस, ये सब टेक्सोनॉमी में ही आता है।
ये सब हो गया, तुमको हमने सब सारे टर्म का जो है उपयोग यानी कि आखिर क्या क्या होता है, कैसे होता है, सब बताया। अगला आता है फाइलो, यानी कि थर्ड तुम्हारा आ जाएगा, थर्ड ग्रुप तुम्हारा है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। कौन सा है थर्ड, यानी कि थर्ड तुम्हारा फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसे आखिर किसने दिया था एंगलर एंड प्रेंटल एंड हचिंसन ने। एंगलर और प्रेंटल को बोला जाता है फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन, सबसे पहले इन दोनों वैज्ञानिक ने ही दिया था। उसके बाद में इसको जो है मॉडर्न क्लासिफाई किसने किया, मॉडर्न क्लासिफाई किया था हचिंसन नामक वैज्ञानिक ने। किसने किया था, हचिंसन नामक वैज्ञानिक ने। आखिर इनका देखो बेस क्या था, इनका बेस था एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीवों में होने वाला विकास, जीवों में होने वाला विकास, यानी कि एवोल्यूशनरी का मतलब होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है, क्या आखिर क्या उसके रिलेशन में क्या अंतर आया, एवोल्यूशनरी जिसको बोलते हैं, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब देखिए आप लोग हिंदी पे ज्यादा जोर मत डालिएगा क्योंकि ये है साइंस, ठीक है, और साइंस अगर जो आप हिंदी में टर्म यूज करने लगे तो आप हिंदी में अपने क्या बोलते हैं इसको, जो मुख है तुम्हारा, इससे हिंदी के टर्म जो है आपकी सुंदर बोली से नहीं निकल पाएंगे, समझ रहे हो। ये साइंस है, आपको हम लेक्चर पढ़ा रहे हैं लेकिन मेरा लिखने का तरीका पूरा इंग्लिश में ही होगा क्योंकि हिंदी में हम टर्म बोल नहीं पाएंगे। तो और हमें लगता है कि आप भी कोशिश करेंगे लेकिन बोल नहीं पाएंगे, याद ही नहीं कर पाएंगे। अभी हम आपको बोल दें कि जो है एंथर को, देखो मैंने एंथर टर्म लिया है, जो कि जो हायर प्लांट होते हैं उनका जो है, अब जैसे हम जो हायर प्लांट होते हैं उसमें मेल सेक्स ऑर्गन को बोला जाता है एंथर, ठीक है। और अभी मैं आपको बोल दूं कि नर, क्या बोलते हैं यार, नर जनन अंग को बोला जाता है पुमंग। पुमंग ये तो फिलहाल सरल है। जहां आया नर युग्मकोद्भिद या मादा युग्मकोद्भिद, ये सब बहुत अजीब नाम है यार, इसीलिए इंग्लिश बेटर है। आप ये ना समझिए कि हम आपको पढ़ा रहे हैं कि इंग्लिश है आप तो नहीं पढ़ेंगे, हो जाता है कभी कभी, होता है किसी से होता है, ठीक है। इसीलिए थोड़ा क्या बोलते हैं अपना क्या बोलते हैं इंग्लिश थोड़ा मजबूत रखिए अपना, ठीक है। अब आता है तुम्हारा मेन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, आखिर किस प्रकार होता है, कैसे दिया गया, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म को किन किन ग्रुप में रखा गया। अब आता है आपका मेन क्लासिफिकेशन। देखिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आता है, सबसे पहला बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दिया गया है अरस्तु के द्वारा। सबसे पहला किसके द्वारा दिया गया है, अरस्तु वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा दिया गया है। और उनके क्लासिफिकेशन का नाम क्या था, टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, टू किंगडम ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो देखिए ये आपका पहला शुरू हुआ है, टू किंगडम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन गिवन बाय अरिस्टोटल, यानी कि अरस्तु के द्वारा दिया गया है। तो देखिए आखिर इनका बेस क्या था, आखिर इन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है। यानी कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि अरस्तु जो वैज्ञानिक थे वो धरती पर पाए जाने, यानी कि अर्थ पर पाए जाने वाले जितने भी जीव हैं उनको केवल और केवल दो किंगडम में ही डिवाइड कर दिया। क्या किया, दो किंगडम में ही डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब देखिए दो किंगडम तुम्हारे कौन कौन से थे, आइए बात करते हैं। देखिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आखिर इन्होंने क्या देखकर केवल दो किंगडम बनाए, यानी कि आखिर उनका बेस क्या था जो इन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल दिया। इन्होंने दिया था, इनका बेस था, ये रहा बेस। इनका पहला बेस था मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। क्या था, मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। इन्होंने अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने क्या किया कि धरती पर पाए जाने वाले जितने भी जीव थे सबकी मॉर्फोलॉजी देखी। मॉर्फोलॉजी देखने के बाद क्या किया, उनके रहन सहन को देखा। किसको देखा, रहन सहन को। आखिर वो कहां पर पाया जा रहा है, मैराइन है यानी कि समुद्र में पाया जा रहा है, नहीं। उन्होंने देखा कि कुछ एक्वेटिक यानी कि कुछ जलीय है, कुछ धरती पर रह रहे हैं, ठीक है, कुछ हवा में उड़ रहे हैं, कुछ पेड़ पौधों पर रह रहे हैं,
ठीक है, तो उनको जो है उनके ग्रुप्स में ही डिवाइड कर दिया, केवल केवल और केवल उनकी मॉर्फोलॉजी देखी और क्या क्या, और उन्होंने क्या देखा था कि आखिर ये सब कहाँ पर पाए जा रहे हैं। जली में देखा तो जली में भी तो दो होते हैं, एक होता है फ्रेश वाटर और एक होता है मैराइन वाटर, उसको ध्यान में रखा। फिर देखा कि कुछ जीव ऐसे हैं जो पौधे पर रह रहे हैं, कुछ जीव ऐसे हैं कि जो मिट्टी में पड़े हुए हैं, ठीक है। इसी को देखते हुए मॉर्फोलॉजी देखी है, उनकी हैबिटेट देखा। हैबिट एंड हैबिटेट का मतलब होता है रहन सहन या फिर कहाँ पाया जा रहा है, ठीक है। तो इन्होंने कौन से यानी कि जीवों को कौन से दो ग्रुप में डिवाइड किया, आइए हम देखते हैं। देखिए इनका ये आखिर उन्होंने जीवों को जो है केवल और केवल दो ग्रुप में डिवाइड किया था। कौन कौन से, प्रॉपर यहाँ तक आ रहा है भैया, बोर्ड आ रहा है देखो, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। देखिए अब हम बात करते हैं आखिर उन्होंने कौन से दो बनाए। पहला था प्लांटी, पहला किंगडम इनका क्या था, प्लांटी। प्लांटी में इन्होंने किसको रखा, जितने भी जीव थे, यानी कि जितने भी, जैसे प्लांटी में इन्होंने केवल और केवल सारे प्लांट को रख दिया, फंजाई वगैरह सब एक ही में कर दिया, ठीक है। ये हो गया प्लांट्स, प्लांटी। उसके बाद क्या हुआ, एनिमलिया। दूसरा किंगडम इन्होंने क्या लिया था, एनिमलिया। क्या लिया था, एनिमलिया। धरती पर पाए जाने वाले जितने भी एनिमल्स थे सारे इन्होंने एक ही में रख दिए। क्या किया, इन्होंने एक में रख दिए जितने भी। अब देखिए आखिर इन्होंने अपना मत दिया, जितना इनको देखने को आया, समझने में आया, अपने हिसाब से इन्होंने किया, ठीक है। जब वैज्ञानिक आए, इनसे थोड़ा और डेवलप वाले, ठीक है, तो उन्होंने इनसे ज्यादा दिमाग लगाया, तो उन्होंने जो है एक नया क्लासिफिकेशन दिया। लेकिन नया क्लासिफिकेशन देने से पहले इन्होंने क्या किया, जो नए वैज्ञानिक आए थे इन्होंने इनकी गलतियां बताई कि आखिर आपने गलतियां क्या क्या की हैं। तो देखिए आखिर टू किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल का इनका जो है त्रुटियां क्या थी, यानी कि इन्होंने क्या गलतियां की जो एक नया क्लासिफिकेशन दिया गया, आखिर इनका क्यों नहीं माना गया। तो आइए बात करते हैं हम टू किंगडम क्लासिफिकेशन की त्रुटियों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल वाले जो ऑर्गेनिज्म थे उनको सेम ग्रुप में रख दिया, जबकि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म अलग अलग होते हैं। क्यों अलग अलग होते हैं, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, और यूकैरियोटिक की अगर बात करें हम तो उसमें केंद्रक तो पाया जाता है, साथ ही साथ उसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल भी पाए जाते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल का मतलब होता है माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाएगा यूकैरियोटिक सेल में, क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाएगा, और जो डीएनए होगा वो केंद्रक के अंदर होगा। ईआर पाई जाएगी, गाल्गी बॉडी पाई जाएगी, फूड वैक्यूल पाया जाएगा, सेंट्रोसोम पाया जाएगा, न्यूक्लियोलस पाया जाएगा, यानी कि एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। जितने भी ऑर्गेनिज्म यानी कि जितने भी सेल ऑर्गेनेल यानी कि कोशिकांग हैं वो सारे तुम्हारे यूकैरियोटिक सेल में पाए जाएंगे, और प्रोकैरियोटिक सेल में ये सारे एब्सेंट होंगे। और प्रोकैरियोटिक सेल में जो है जो ये तुम्हारा डीएनए है ये केवल और केवल साइटोप्लाज्म में ही एक सेंटर में पड़ा रहेगा, ठीक है, यानी कि इसमें केंद्रक नहीं होता है। और यूकैरियोटिक सेल में रेस्पिरेशन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में रेस्पिरेशन के लिए क्या चीज है, जो प्रोकैरियोटिक यानी कि जो बैक्टीरिया की सेल है वो अंदर की ओर इन्वेजिनेट होकर के मीसोसोम का निर्माण करती है, और उसमें ही उसके रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाए जाते हैं, ठीक है। ये हो गई तुम्हारी जो कि अलग अलग है। लेकिन अरिस्टो नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को सेम ग्रुप में रख दिया था, जो कि एक गलती है, गलत है ये। सेकंड गलती इनकी क्या थी, देखो हमने इनकी गलती की पहली बात कर ली, आखिर इनका पहली गलती क्या थी। अब हम बात करते हैं इनकी सेकंड गलती की। इन्होंने सेकंड गलती क्या की थी, इन्होंने क्या किया था, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को सेम ग्रुप में रख दिया था। क्या किया था, बैक्टीरियाज और साइनोबैक्टीरियाज को सेम ग्रुप में रख दिया था, जो कि अलग अलग हैं, सेम नहीं है। ये इनकी सेकंड गलती हो गई। अब हम बात करते हैं इनके थर्ड गलती की। आखिर इन्होंने क्या किया था, थर्ड गलती इन्होंने क्या कर दी थी। देखिए इन्होंने क्या किया था
कि यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिकीय जीव और मल्टी सेलुलर यानी कि बहुकोशिकीय जीवों को सेम ग्रुप में रख दिया था, जो कि इनकी ये तीसरी गलती है। आइए हम बात करते हैं कि चौथी गलती की। चौथी गलती इन्होंने क्या की थी, इनकी चौथी त्रुटि क्या थी? चौथी इनकी त्रुटि ये थी कि हेट्रोट्रॉफ्स यानी कि जो दूसरों के ऊपर खाने के लिए डिपेंडेंट होते हैं उन्हें कहते हैं हेट्रोट्रॉफ, और ऑटोट्रॉफ किसे कहते हैं? जो अपना खाना स्वयं बना लेते हैं। अपना खाना स्वयं बनाने वाले जीव वो में जो है क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में ही अपना खाना बना लेते हैं। यानी कि ऐसे प्लांट या जीव जिनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और सन की प्रेजेंस में अपना फूड फॉर्मेशन करते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा ही कुछ जीव अपना खाना स्वयं बनाते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था? टू किंगडम क्लासिफिकेशन में इन्होंने क्या किया था? अरस्तु नामक भैया ने इन्होंने हेट्रोट्रॉफ्स एंड ऑटोट्रॉफ्स को सेम ग्रुप में रख दिया था, जो कि अलग अलग है, और इन्होंने इनको सेम ग्रुप में रखा। ठीक, तो ये हो गई इनकी त्रुटियां, और इनकी त्रुटियों को सुधारने के लिए अर्नेस्ट हीकल नामक वैज्ञानिक आए थे। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। सॉरी फ्रेंड्स, देखिए टू किंगडम का क्लासिफिकेशन दिया था अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने। अरस्तु की जो थ्योरी दी, यानी कि जो क्लासिफिकेशन दिया गया था, उनको उनकी गलतियां बताकर और एक अपने में सुधार करके अर्नेस्ट हीकल नामक वैज्ञानिक ने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ यानी कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दिया था। क्या दिया था? थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। इन्होंने किसने दिया था? अर्नेस्ट हीकल नामक वैज्ञानिक ने दिया था, जो कि इनकी गलतियों को थोड़ा बहुत सुधार कर अपना नया दिया था। अब देखिए इन्होंने आखिर किया क्या था? थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन का मतलब होता है इन्होंने एक किंगडम को बढ़ा दिया। इन्होंने कौन सा किंगडम बढ़ाया था? देखो, अर्नेस्ट हीकल ने क्या किया था? प्लांटिंग और एनिमलिया को तो रहने दिया था, लेकिन एक किंगडम इन्होंने बढ़ा दिया था। कौन सा बढ़ाया था? प्रोटिस्टा। कौन सा बढ़ाया था? प्रोटिस्टा। इन्होंने किया क्या था? आखिर प्रोटिस्टा को इन्होंने क्यों बनाया? क्यों जरूरत पड़ी आखिर इन्होंने जो प्रोटिस्टा को डेवलप यानी कि इन्वेंट किया? क्यों? इन्होंने क्या किया था? उनकी गलती क्या थी? उन्होंने यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर को एक में रख दिया था, और इन नामक भैया ने क्या किया था? अर्नेस्ट हीकल नामक भैया ने, भाई जी ने, इन्होंने क्या किया था? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि जो एक कोशिकीय जीव थे उनको अलग ग्रुप में ही रख दिया। उनका ग्रुप का नाम क्या था? यानी कि किंगडम कौन सा था? प्रोटिस्टा। कौन सा था? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा नामक इन्होंने जो बनाया था किंगडम, उनमें केवल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को ही रख दिया, यानी कि एक कोशिकीय जीव को इन्होंने अलग रख कर दिया, बिल्कुल अलग कर दिया। और प्लांटी में तो प्लांट आते हैं और एनिमलिया में एनिमल्स भी आते हैं। अब तुम देखिए, अब आप ही लोग देखिए कि कभी कभार क्या होता है कि अगर जो मोहल्ले में कोई दुकान खुली है, ठीक है, उससे पहले उस आर्टिकल की दुकान थी ही नहीं, उसके बाद अगर जो एक दुकान या शॉप खुल गई है तो उसके कंपटीशन में दूसरी शॉप भी खुलेगी, ये पक्का है, ये रिवाज है। ठीक है, जस्ट किडिंग। देखिए, अब जब इन्होंने इनकी गलती बताई थी तो जाहिर सी बात है कोई इनसे भी तो ऊपर आएगा, यानी कि इनकी भी गलतियां कुछ ना कुछ बताई गई कि तुमने ये गलत किया है, अब हम इसको सुधारेंगे। तो वैज्ञानिक थे हर्बर्ट एफ कॉपलैंड। कौन थे? हर्बर्ट एफ कॉपलैंड नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था कि अर्नेस्ट हीकल की थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन को गलतियों को इन्होंने बताया था कि आपने ये गलतियां की हैं। अब देखिए इनकी त्रुटियां क्या थी? थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन की त्रुटियां क्या थी? इन्होंने क्या किया था? वाल वाले जीव
कि जिनके शरीर के ऊपर एक वॉल पाई जाती है और जिनके शरीर पर वॉल नहीं पाई जाती है, यानी कि वॉल वाले जीव और वॉललेस वाले जीवों को इन्होंने एक में रख दिया था, जो कि गलत है। सेकंड क्या था, इन्होंने फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक यानी कि हेट्रोट्रॉफ्स एंड ऑटोट्रॉफ्स को इन्होंने भी एक में ही रख दिया था। थर्ड क्या था, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर जीव, यानी कि यूनिसेलुलर और माइसीलियल जीव, माइसीलियल, यूनिसेलुलर और माइसीलियल। माइसीलियल का मतलब ये होता है कि ऐसे जीव जिनमें माइसीलिया पाए जाते हैं, जैसे फंजाई वगैरह हो गए। फंजाई में क्या होता है, देखिए हम यहाँ पे बना रहे हैं, आखिर माइसीलिया का मतलब तुमको बताते हैं आखिर माइसीलिया क्या होता है। आखिर माइसीलिया क्या होता है, जैसे माना कि ये कोई फंजाई है, ये कोई आपका फंजाई है, ठीक है। तो फंजाई क्या करता है, ये छोटे छोटे जो है ये हाइफी बनाता है। क्या बनाता है, ये हाइफी बनाता है, जो कि फंजाई के थाइलस में मौजूद होते हैं, ठीक है, वो बनाता है हाइफी। और नेटवर्क ऑफ, यानी कि इन हाइफियों को जब कई हाइफी हो जाएंगे, एक नेटवर्क टाइप का बन जाएगा, ठीक है। उस नेटवर्क के, यानी कि नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसीलियम। क्या बोलते हैं, माइसीलियम, यानी कि ऐसे जीव जिसमें माइसीलियम पाए जाते हैं, यानी कि हाइफी के ग्रुप्स पाए जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, माइसीलियल ऑर्गेनिज्म। इन्होंने क्या किया था, माइसीलियल ऑर्गेनिज्म और यूनिसेलुलर को एक में ही रख दिया था, जो कि गलत है। तो ये हो गई इनकी त्रुटियां, ठीक है। उसके बाद आया है 4 किंगडम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। 4 किंगडम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दिया था हर्बर्ट एफ कोपलैंड ने। किसने दिया था, हर्बर्ट एफ कोपलैंड ने दिया था। उसके बाद क्या हुआ, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया, जो किसके द्वारा दिया गया, हर्बर्ट एफ कोपलैंड के द्वारा। इन्होंने क्या किया था, देखिए इन्होंने जीवों को जो है, इन्होंने भी केवल एक बढ़ा दिया था अपना, ठीक है, बाकी 3 सेम थे। देखिए प्रोटिस्टा सेम है, प्लांटी सेम है, एनिमलिया सेम है, ठीक है। प्रोटिस्टा में इन्होंने क्या किया था, यू बैक्टीरिया को रख दिया था, यानी कि यूनिसेलुलर है, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने केवल और केवल मोनेरा किंगडम को बढ़ा दिया था। किसको बढ़ाया था, मोनेरा किंगडम को। 3 तो थे ही, इन्होंने चौथा अपना दे दिया। आखिर मोनेरा में इन्होंने क्या किया था, मोनेरा में केवल इन्होंने क्या किया था, मोनेरा में प्रोकैरियोट्स को रख दिया था। प्रोकैरियोट्स को इन्होंने किस में रखा था, किंगडम मोनेरा में, जो कि इनका चौथा किंगडम था। आखिर इनकी भी त्रुटियां आएंगी, ऐसा तो है नहीं कि इनकी त्रुटियां नहीं आएंगी। तो देखिए इनकी त्रुटियां क्या थी, इनकी त्रुटियां ये थी कि इन्होंने फंजाई को, जो फंजाई आता है, इन्होंने क्या किया था कि फंजाई को इन्होंने प्लांट किंगडम में रख दिया था। और फंजाई हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, और हमने आपको पहले ही बता रखा है कि जो हेट्रोट्रॉफ होते हैं उनको जो है भोजन के लिए जो है वो दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, वो अपना खाना स्वयं नहीं बनाते हैं, यानी कि प्लांट के समान फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। और जब प्लांट के समान ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं तो इन्होंने इनको आखिर सेम ग्रुप में क्यों रखा, दैट इज द मेन थिंग, यानी कि दैट इज द मेन पॉइंट था। तो देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि फंजाई को प्लांट किंगडम में रखा गया, जबकि फंजाई हेट्रोट्रॉफ्स हैं। क्यों रखा गया, जब ये हेट्रोट्रॉफ्स हैं आखिर क्यों रख दिया इनको इन्होंने, क्योंकि आखिर क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि फूड के लिए इन्हें सनलाइट की आवश्यकता नहीं होती है। ये फूड के लिए, यानी कि ये नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है। जब ये नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है तो आखिर इनको प्लांट के साथ, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के साथ क्यों रखा गया, यही इनकी गलती थी। तो ये इनकी कुछ गलतियां, यानी कि केवल एक ही गलती थी, इन्होंने फंजाई को प्लांट किंगडम में रख दिया था, बाकी का सब सही है, ठीक है। अब देखिए, अब आता है सबसे मेन पॉइंट, जो भारत में माना जाने वाला सबसे प्रूफेस्ट क्लासिफिकेशन है, जिसको मान्यता दी जाती है अपने भारत में, अभी भी दी जाती है, ऐसा नहीं है। अगर हम विदेशों की बात करें, अमेरिका वगैरह की, तो वहां पर 8 किंगडम, 9 किंगडम, 10 किंगडम तक चल रहा है। लेकिन अपने भारत में अभी तक केवल और केवल 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को ही मान्यता दी जाती है।
क्योंकि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सबसे सर्वमान्य है अपने भारत के अंदर। अब बात करते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की, जो किसने दिया था, ये कौन भैया थे, आर.एच. व्हिटेकर। वैज्ञानिक का नाम क्या है, आर.एच. व्हिटेकर। तो आर.एच. जो व्हिटेकर थे, आखिर इनका बेस क्या था, इन्होंने क्या देखकर 5 किंगडम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दिया। बात करते हैं इनके बेस की। तो सबसे पहला बेस है सेल स्ट्रक्चर। पहला बेस क्या है, सेल स्ट्रक्चर। कोशिका कैसी है, प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है। सेकंड, बॉडी संरचना। आखिर बॉडी संरचना इनकी कैसी है, यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, थर्ड पॉइंट क्या था, थर्ड बेस क्या था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आखिर ये खाना कैसे बनाते हैं, ऑटोट्रॉफ है कि हेटेरोट्रॉफ है, समझ रहे हो, ये देखा था इन्होंने। फिर रिप्रोडक्शन का टाइप देखा था कि आखिर इनमें रिप्रोडक्शन कौन सा हो रहा है। रिप्रोडक्शन 2 प्रकार के होते हैं, पहला होता है एसेक्सुअल, दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि एसेक्सुअल को बोलते हैं अलैंगिक जनन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बोलते हैं लैंगिक जनन। आखिर जीवों में किस किस प्रकार के रिप्रोडक्शन यानी कि जनन हो रहा है, यानी कि प्रजनन हो रहा है। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रजनन, ठीक है, ध्यान रखना। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रजनन, ना कि जनन। जनन नहीं होता है रिप्रोडक्शन का मतलब, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रजनन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप देखा गया, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी देखा इन्होंने, तब इन्होंने जीवों को 5 किंगडम में डिवाइड किया था। और 5 किंगडम ये, तो देखिए हमने आपको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में अभी बताया है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने उनको आखिर किसने दिया है, आर.एच. व्हिटेकर ने, ठीक है। आखिर उनका बेस क्या था, आखिर उनको ये देने का क्या मतलब था, आखिर उन्होंने क्या देखा। तो ये हम बात करते हैं आखिर इन्होंने ऑर्गेनिज्म को किन किन ग्रुप में बांटा। देखो 4 तो पहले से ही थे, एनिमलिया, प्लांटी, प्रोटिस्टा एंड मोनेरा। आखिर इन्होंने क्या बढ़ा दिया, तो क्या बढ़ाया होगा इन्होंने, जो इनकी गलती होगी। क्या गलती थी, फंजाई को इन्होंने क्या किया था, ऑटोट्रॉफ यानी कि फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के बीच में रख दिया था, जो कि विधिवत गलत है। इन्होंने क्या किया है, बाकी सारे सभी वही हैं, चारों सेम है ग्रुप इनके। जो किंगडम क्लासिफिकेशन था 4 वाला, उसमें सब सेम था। इन्होंने केवल और केवल फंजाई को इन्होंने अलग किंगडम बना दिया। तो क्या हो जाएगा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, एनिमलिया एंड प्लांटी, ये चारों पहले से ही सेम थे। इन्होंने क्या किया, केवल और केवल फंजाई बढ़ाया है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो लास्ट वाला बढ़ने वाला जो किंगडम है वो कौन सा है, केवल और केवल फंजाई। और फंजाई की स्टडी को बोला जाता है माइकोलॉजी। क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी बोलते हैं। तो देखिए, तो ये आपका जो है बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है। हमने आपको बता दिया है कि ऑर्गेनिज्म को आखिर किन किन ग्रुप में, किन किन किंगडम में किसने डिवाइड किया है, क्यों डिवाइड किया है, आखिर ये क्यों हुआ और किन किन ग्रुप में डिवाइड किया है, ठीक है। तो ये आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कंप्लीट हुआ है। तो देखिए आप दोबारा फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रहा आपका पूरा ब्लैक बोर्ड आपके सामने। थोड़ा मैं इसे कुर्सी को हटा देता हूँ, शायद आ रही होगी, ठीक है। ये आपका बायोलॉजिकल सिस्टम क्लासिफिकेशन हो गया। मैं आपका जो है तुरंत एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देने का एम था ऑर्गेनिज्म की डिसिमिलरिटीज एंड सिमिलरिटीज को निम्न ग्रुप देखते हुए उन्हें कुछ ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। ग्रुप कौन कौन से थे, 3 ग्रुप थे, आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक। अब देखिए ये तुम्हारे ग्रुप हो गए। उसके बाद किंगडम आए, किंगडम यानी कि सबसे पहला क्लासिफिकेशन किसने दिया था, अरस्तु नाम वैज्ञानी ने। उन्होंने उनका ये क्लासिफिकेशन कौन से बेस पे था, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ, ठीक है, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजी। तो देखो क्या हुआ था, इन्होंने जो है केवल और केवल प्लांटी और एनिमलिया ही दिया था। फिर उनकी त्रुटियां हो गई, उनको त्रुटियों को सुधारने के बाद 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, जो किसने दिया था, अर्नेस्ट हीकल ने दिया था। उन्होंने क्या किया था कि प्लांटी और एनिमलिया तो था ही,
इन्होंने क्या बढ़ाया था, केवल और केवल प्रोटिस्टा बढ़ा दिया था। ठीक है, उसके बाद इनकी गलतियों को सुधारने के बाद फोर्थ किंगडम क्लासिफिकेशन आया, जो जिसे किसने दिया था, हर्बर्ट एफ कोपलैंड ने। इन्होंने क्या किया था कि प्लांटी, एनिमलिया, प्रोटिस्टा तो पहले से ही था, इन्होंने क्या किया, केवल और केवल किंगडम मोनेरा बढ़ा दिया। ठीक है, फिर इनकी कुछ त्रुटियां थी, उनकी त्रुटियों को दूर करने के लिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया, जो किसके द्वारा दिया गया था, मैंने बिल्कुल अभी बताया है आपको, कुछ समय पहले, लगभग 1-2 मिनट पहले बताया है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था R.H. विटेकर नामक वैज्ञानिक ने। तो R.H. विटेकर नामक वैज्ञानिक ने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि अपने पूरे भारत में सर्वोपरि यानी कि सर्वमान्य है। तो ये इनका बेस हो गया। उसके बाद इन्होंने क्या किया था कि प्लांटी, एनिमलिया, प्रोटिस्टा और मोनेरा ये तो पहले से ही था। इन्होंने क्या किया कि फंजाई को अलग ग्रुप में रख दिया, अलग किंगडम ही दिया इन्होंने। इसीलिए जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन अपने भारत में अभी भी माना जा रहा है और इसी पे ही हम लोग स्टडी कर रहे हैं। हालांकि विदेशों में जो है, जैसे अमेरिका हो गया, न्यूयॉर्क वगैरह हो गया, ब्रिटिश वगैरह सब हो गए, जितने भी हैं, उनमें जो है 5 तो छोड़ो, 6, 10, 11, 12 ये सब किंगडम चल रहे हैं। ठीक है, अभी लेकिन अपने भारत में क्या है, केवल और केवल अभी तक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ही बेस्ट माना जा रहा है जीवों के क्लासिफाई करने के लिए, जीवों को क्लासिफाई करने के लिए। तो ये आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गया। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, हमको डिटेल क्या पढ़ना है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो R.H. विटेकर नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का हमारा यही पढ़ेंगे हम, 5 किंगडम पढ़ना है मुझे, मोनेरा भी पढ़ना है, प्रोटिस्टा भी पढ़ना है, फंजाई पढ़ना है, एनिमलिया पढ़ना है, प्रोटिस्टा पढ़ना है। हम आपको ये सारे किंगडम अलग अलग पढ़ाएंगे। ठीक है, इनमें कौन कौन से जीव आते हैं, उनके एग्जाम्पल, उनके जनन का तरीका, उनके खाने का तरीका, उनके चलने का तरीका, ये सारे हम आपको इसके बेस बताएंगे। आखिर उनका सेलुलर स्ट्रक्चर क्या है, कैसे खाना खाते हैं, सब किस प्रकार जनन करते हैं और कौन कौन से टाइप से जनन होता है, ये आपका हो जाएगा पूरा इसका बेस। तो ये आपका जो बायोलॉजी है प्लांट एंड एनिमल, यानी कि जोलॉजी एंड बॉटनी, जोलॉजी एंड बॉटनी। और एक मेरा पॉइंट मुझे ध्यान में आ गया है कि कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। कैरोलस लिनियस को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी हमने पहले ही बताया था कि टैक्सोनॉमी टर्म यहाँ पे आया है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। क्या बताया था, टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है कि कोई भी जीव का उसका वर्गीकरण, उसका नाम क्या है, उसकी जीनस और स्पीसीज क्या है, उसकी फैमिली क्या है, उसका ऑर्डर क्या है, उसका क्लास क्या है। ठीक, ये सब इसके जो है टैक्सोनॉमी में आता है। देखिए, अब हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि आखिर मोनेरा किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमलिया एंड प्लांटी, आखिर इनका मतलब क्या है। ठीक है, तो हम आपसे मुलाकात करते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप क्या करेंगे, आप हमारे वीडियो को फुल HD यानी कि 1080 में देखिएगा तो हमारा बोर्ड बिल्कुल क्लियर आएगा। ठीक है, आपको अच्छे से पढ़ने यानी कि समझ में आएगा। अगर जो आप चाहें तो आप अपने सामने बुक रख सकते हैं, हालांकि जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप चाहें तो आप कोई भी बुक ले लीजिए, चाहे इंग्लिश मीडियम यानी चाहे NCERT ले लीजिए, आप चाहे क्या करें, आप क्या ले सकते हैं, चाहे अपने वही कौन सा प्रकाशन की आती है, रमेश गुप्ता वाली जो बायोलॉजी की आती है यूपी बोर्ड की हिंदी वाली, वो ले सकते हैं। ठीक है, आप ही के लिए सफलता इनकी सरल होगा, समझने में बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, तो कृपया आप हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए आखिर आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। चलिए ऐसा करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार।